सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को, सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। भाई सबसे पहले तो हम अपनी सखियों को विश्व डाक दिवस की ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, है ना। मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। बिल्कुल। और खास दिन है क्योंकि संदेशों का बड़ा महत्व है हमारी जिंदगी में। हम सब चाहते हैं किस तरह से बातचीत चलती रहे, कारण कोई भी हो। तो हम इस पर तो चर्चा करेंगे ही, उसके साथ ही हम प्रादेशिक सेना दिवस है हमारा, उस पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद है हमारी व्यंजन विधियां हैं। क्या बात है। तो आज बड़े अच्छी अच्छी विधियां लेकर आए हैं, तो देखते हैं। अच्छे अच्छे व्यंजन बताएंगे। और वहीं हम पहेली भी आपसे पूछेंगे और अब देखते हैं कि आप उसका जवाब दे पाती हैं या नहीं दे पाती हैं। वैसे तो हमारी सखियां बहुत तेज हैं और ज़रूर दे लेंगी, तो हम ज़रूर पूछेंगे। और क्योंकि पूरी ज़िंदगी वैसे तो कहा जाए कि एक पहेली है और हम पूरी ज़िंदगी गुजर जाए और हम उसको सुलझा नहीं पाते, उसका जवाब नहीं मिलता कभी, है ना। बिल्कुल। और बचपन में तो बहुत अच्छा लगता था और आज भी अच्छा लगता है। बचपन में बहुत सारी पहेलियां होती थी जो बूझी जाती थी, तो कुछ वो भी याद है जहन में। और आज के समय में जब ये विषय उठा तो बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह, फिर से मजा आएगा। वो बात तो है, लेकिन हमारी सखियां भी वैसे ही खुश है। और वैसे पत्रों की बात पर हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है, पत्र हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते थे और आज भी रखते हैं। पत्रों ने संदेशों, विचारों को पहुंचाने के साथ रिश्तों को भी एक अनदेखी, अनूठी और मजबूत डोर से बांधने का काम करते हैं ये। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल, खत तो एक दूसरे को रिश्तों में बांधने का जरिया और संदेश भी पहुंचाते हैं, एक दूसरे के मन की बात जान जाते हैं खतों के माध्यम से। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि पहले तो कुछ अलग तरीके से खत लिखे जाते थे और उसका अंदाज़े बयां ही कुछ और होता था, लेकिन हमें लगता है कि कार्यक्रम की शुरुआत, चूंकि एक पहेली मंजरी पूछ लो तो हमारी सखियां तैयार रहेंगी उसका जवाब देने के लिए। बिल्कुल, हमारी सखियां और सखा सभी तैयार हैं। अच्छा, तो ठीक है, हम सखाओं को भी शामिल कर रहे हैं। सखाओं को शामिल कीजिए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम पहेली पूछते हैं कि एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत, फिक्र पहेली पाई ना, बोझन लागा आईना। क्या बात है। तो एक बार फिर ये पढ़िए। एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत, फिक्र पहेली पाई ना, बोझन लागा आईना। तो तैयार हो गए हमारे सभी दोस्त, और तैयार हो जाए। लेकिन एक हम थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं ताकि आप अपनी दिमागी वर्जिश जारी रखें। पूछो पूछो। रंग सफेद लागे रे हाथी दांत सा, मिट जाए पल भर में झूठी बात सा। कोई आता पता? बगिया में खिलता नहीं, हर वक्त मिलता नहीं। सर मुड़ाते ही पड़े बड़े बड़ों ने बोला, क्या समझे नहीं समझे? ओला बरस का गोला, ओला ओला बरस का गोला। सचमुच नहीं समझे। अच्छा, और क्या समझे? आप भी नहीं समझे? झोंका, हवा का झोंका। क्या
ऐसी भी क्या चीज है? हद से वो बढ़ती नहीं, सर पर भी चढ़ती नहीं, अपने रास्ते से उसको कोई हटा ना पाया। समझ में आया छाया छाया हो अपनी छाया। हाँ, छाया वो अपनी छाया। भाई हमारे श्रोता बिल्कुल तैयार हैं और हम जब ये कहते हैं जी। कि हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है तो कुछ लोग तो बड़े नाराज हैं इस बात से, लेकिन वही हमारे मित्र ने लिखकर भेजा है कि दिक्कत तो होती है जब हम सोचते हैं कि आप लिखते हैं कि एक श्रोता, वैसे शिकायत नहीं है, एक जिज्ञासा है, सोचा नाम पुकारने में क्या दिक्कत होती होगी, फिर यही सोचता हूँ दे दूं संदेश। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, दे दूं संदेश किसी को हर्ष का, दे दूं संदेश किसी को हर्ष का, उल्लास का, ये क्या कुछ कम है? नाम तो नाम है, नाम में क्या रखा है, बोलता बस आपका, दुनिया में किया सुंदर काम है। क्या बात है। और एक से एक अच्छी अच्छी बातें लिख के हमारे श्रोता भेजते हैं और हम लोग इसलिए ऐसा एक श्रोता बोल देते हैं क्योंकि सारे श्रोता आपस में दोस्त हैं, तो हाँ, बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगता है कि सब जुड़ जाते हैं आपस में और हमारे सब तो मित्र हैं ही। तो भाई मंजरी ऐसा है ना कि जो पहेली बूझी आपने उसके जवाब तो आने लगे, लेकिन वहीं एक पहेली हम बूझना चाह रहे हैं। एक कहानी जग्गो रानी, एक कहानी जग्गो रानी गई ताल के पास, गई ताल के पास, पानी में डुबकी मारे पूंछ हमारे पास, या दुम कह सकते हैं आप या पूंछ कह सकते हैं। तो इसके बारे में जरा सोचिए कि क्या जवाब हो सकता है। तब तक हम लोग कुछ और बातें करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसका जो जवाब है वो अब चिट्ठी के माध्यम से तो आएगा नहीं, ये तो बस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आएगा। हाँ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आएगा, यानी फेसबुक पर हमारे मित्र लेकर भेजेंगे। तो विश्व डाक दिवस जो आज मनाया जा रहा है, सन 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु बर्न स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया और इसी कारण ये दिन जो है डाक दिवस के लिए चुना गया। जी, और भारतीय डाक दिवस जो है वो 9 से 14 अक्टूबर के बीच विश्व डाक सप्ताह मनाता है और साल 1766 में भारत में पहली डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में पहला डाकघर सन 1774 को स्थापित किया था और भारत में सन 1852 में पहली बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई थी और इस पर महारानी विक्टोरिया के फोटो वाला डाक टिकट था और जो कि 1 अक्टूबर 1854 को जारी हुआ था। 10 अक्टूबर, अच्छा 1 अक्टूबर हाँ 1854 को जारी हुआ। तो विश्व डाक दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि डाक के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर आसानी से पत्र पहुंचाए जा सकते हैं। ये सुगम, सस्ता और विश्वसनीय रास्ता है। इंटरनेट के ज़माने में वैसे तो आज भी डाक का इस्तेमाल हो रहा है, नई सुविधाएं सभी को मिल रही हैं, स्पीड पोस्ट के जरिए आसानी हो गई है, वहीं कुछ सामान भी भेजना हो तो बहुत आसान हो गया है। जी, और जो हम चिट्ठियाँ लिखते थे तो वो पोस्टकार्ड, लिफाफे में या अंतर्देशी में खत लिखा जाता था, अभी भी लिखा जा रहा है, अभी भी लिखा जाता है। और त्योहारों पर बहुत अच्छा लगता था कि हम अपने भाइयों को राखी भेजते थे लिफाफे में रख करके। मंजरी, हम अभी भी भेजते हैं बिल्कुल अभी भेजते हैं और आगे भी भेजते रहेंगे। और खतों के लिखने की परंपरा जो है वो आज भी कायम है हमारे पास। हम सभी लोग एक दूसरे को बहुत खत लिखते हैं, हमारी सखियां हमें पत्र भेजती हैं और इसमें इतना स्नेह प्यार की सुगंध आती जब हम खत एक दूसरे को लिखते हैं। सच बात है। तो उसकी कल्पना हम कर ही सकते हैं कि कितना सुखद एहसास होता है और एक रिश्ता जो है वो हमारे डाक बाबू से भी जुड़ जाता है जब वे खत लेकर आते हैं। बिल्कुल, किस तरह से हम इंतजार करते हैं ये तो सब जानते हैं। और खास मौके के जो खत होते हैं वो खास तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे रक्षाबंधन की बात की मंजरी, तो उसमें कोशिश की जाती है कि थोड़ा फूल कारी उसमें कर दी जाए, यानी कुछ सजा दिया जाए तो बड़ा अपनायत सा लगता है, अपनापन सा लगता है और बड़ा प्यार सा लगता है। कभी कभी उसमें राखी तो हम भेजते ही, उस पर राखी के चित्र भी बना देते हैं तो कुछ अच्छा लगता है। इसी तरह से खास जो होता है ना कि
कभी प्यार का इजहार करना होता है तो ख़ास तरीके के जो लेटर पैड्स भी बाज़ार में आते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। कभी उसमें तस्वीर बनाई जाती है और उसमें कभी कभी तो फूल भी रखे जा सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह से हम इसमें अपनी जो है पुट डाल सकते हैं या अपनी एक पहचान छोड़ सकते हैं। और कितने तो शेर व शायरी, कविता लिखी जाती हैं इसमें। और ख़तों को तो एक ऐसा ज़माना था कि जब पल पल में चौखटों पर जाना होता था और दूर तक निहारते रहते थे कि शायद डाक बाबू साइकिल पर आते दिख जाए। और ऐसा नहीं कि रेणु जी के सिर्फ खत किसी खास के लिए हो, वे परिवार के किसी भी सदस्य के हो सकते थे। और अगर एक साथ कई खत आपके दरवाजे के अंदर, आपके आंगन में वरांडे में पड़े मिल जाए तो बस लगता था कि आज तो खजाना हाथ लग गया। और उसमें भी ये होता था कि कौन सा खत पहले खोले। बिल्कुल। तो जिससे थोड़ा सा खास लगाव होता था, मुझे लगता है ऐसा सोच सकते हैं कि उसका खत पहले खोला जाता था और उनको बहुत दिनों तक सहेज कर रखा जाता था, जैसे कि कोई खास खजाना है या बहुत अच्छा सा उपहार मिल गया हो। जी। तो ऐसे ही लिखे हुए भी और खाली भी पत्र जो आते थे, इन्होंने लिखा है, हमारी एक मित्र लिख रही हैं, पोस्ट कार्ड आज भी हमारे पास पड़े हैं, लिखे हुए भी और खाली भी। जो पत्र आते थे उन्हें पढ़कर बार बार खुशी मिलती थी और उतनी की मोबाइल में लेकिन नहीं मिलती। मोबाइल में बस संदेश आते हैं और एक दिन भी नहीं रखते हम और दूसरे दिन हम उसे डिलीट कर देते हैं। तो ये बातें तो हैं। और वहीं पर जैसे मंजरी तुमने कहा ना कि याद आते हैं वो दिन कि कैसे हम सड़क पर इंतज़ार करते थे। तो हमारी मित्र भी यहाँ पर अपनी बात साझा कर रहे हैं। याद आते हैं वो दिन जब सड़क पर दूर से डाकिया दिख जाता था और लगता था ये अपनी डाक ज़रूर देगा, लेकिन कभी कभी वो डाकिया आगे निकल जाता था। मन बड़ा दुखी हो जाता। पर वो दौर था जब रेडियो मनोरंजन का साधन हुआ करता था और संचार माध्यम की भी बहुत कमी थी। पुराना दौर आज भी याद आता है जब कमतर सुविधाओं के बाद भी सुकून ज़्यादा था उस वक्त। तो इसके लिए लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी इन्होंने। और खतों को तो इत्मीनान से पढ़ना और बाकायदा उनका जवाब देना, और कहीं जवाबी पोस्ट कार्ड आ जाए तो और भी अच्छा लगता था कि अब तो फटाफट लिख देना है और कुछ अपने को ढूंढना नहीं है कि किस में लिखे। और चिट्ठी भी ऐसी होती थी कि कभी ओठों पर मुस्कान ला देती थी और कभी आंखों में नमी ला देती थी। दिलों में यादें जो थी, यादों का जो एक सैलाब था वो उमड़ आता था और कई तरीके के रंग इस्तेमाल किए जाते थे। कभी लाल से लिख रहे हैं, कभी हरे से लिख रहे हैं, कभी नीले से। तो वो भी एक अपना एक अलग मज़ा होता था लिखने का। और वहीं जब ये ख़त जो हैं परिवार के द्वारा, फौजी जो हमारे भाई हैं उनके पास जब ये ख़त जाते हैं उनके परिवार के, तो वो उनको बहुत संभाल कर सहेज कर रखते हैं। उनके पर्स में वो ख़त मुड़ा रखा रहता है और जब वो खाली वक्त उन्हें मिलता है तो वो उससे याद कर लेते हैं अपने परिवार वालों से। जी हाँ। और एक माँ जो है वो अपने दर्द को ख़त में इस तरह से लिखती है कि सड़कें पक्की है अब गांव तो आया करो। क्या बात है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। और सच बात है जी। और कुछ ऐसे शेर भी लिखे जाते थे कि लिखते हैं जब वो खत चांदनी रातों में, चांद उनके पहलू में आता है मेरे नाम से। क्या बात है। हमें तो आरज़ू थी खतों के जवाब की, हमें तो आरज़ू थी खतों के जवाब की, सूखे गुलाब क्यों भेजा है मेरे नाम से। तो कुछ ऐसी बातें हैं। लेकिन कल भारतीय डाक दिवस है 10 अक्टूबर को और हमारे श्रोता लिखकर भेज रहे हैं, मैं भारतीय डाक हूँ। हाँ मैं भारतीय डाक हूँ, हरदम और हर कदम आपके साथ हूँ। हाँ मैं भारतीय डाक हूँ। हो राखी का त्यौहार या फिर भाई बहन वास्ते हो कोई उपहार, शादी का हो चाहे निमंत्रण या हो फिर रोजगार का आमंत्रण, घर घर बंटवाना है मेरा काम, इसीलिए तो भारतीय डाक है मेरा नाम। पल पल मैं आपके साथ हूँ। हाँ मैं भारतीय डाक हूँ। कौन कहता है मैं नहीं खास हूँ, कौन कहता है मैं नहीं खास हूँ। बचत का मंत्र देती हूँ, अपने हर ग्राहक का हिसाब रखती हूँ। समय के साथ बदलना मुझे भी आता है, जनमन की सेवा करना मुझे खूब भाता है। चाहे वो सुकन्या समृद्धि, चाहे डाक जीवन बीमा हो, घर घर आके मेरा डाकिया कराता है। बचत का मंत्र मेरा डाक सेवक बताता है, बचत का मंत्र मेरा डाक सेवक बताता है। हाँ मैं भारतीय डाक हूँ। हर कदम और हर कदम, हर दम और हर कदम आपके साथ हूँ। आधार बनवाना हो या सुधरवाना हो, आधार बनवाना हो या सुधरवाना हो, चाहे फिर
पासपोर्ट बनवाना हो, आपके शहर के डाकघर में मौजूद हूँ। हाँ, मैं जन जन की फ़िक्रमंद हूँ। हाँ, मैं भारतीय डाक हूँ। भाई क्या इतनी बात है। सार गर्भित ये कविता है, जी। पंक्तियां हैं, इसमें सब कुछ इन्होंने बता दिया कि किस तरह से हमें बहुत सारी जीवन बीमाएं बताती हैं, समृद्धि योजनाएं हैं जी। बच्चियों के लिए, वो है। और बचत डाक जो सेवा है वो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बचत कैसे कर सकते हैं ये भी डाक में ये हम भी डाक जानते हैं। बताएं। और वहीं पासपोर्ट की सुविधा हो, आधार कार्ड जैसे है जी। जो जिसके लिए हमें ज़रूरत है वो बनवाना हो, या उसमें कुछ परिवर्तन करना हो, तो हमें भारतीय डाक हमेशा हमारे लिए तैयार है। तो बिल्कुल। हम भारतीय डाक को सलाम करते हैं और एक खत लिख देते हैं। बिल्कुल खत लिख देते हैं।
क्या बात है, जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, क्योंकि आज हमारे देश में, भारत में लगभग 1,55,000 डाकघर हैं, ऐसा हमारे एक मित्र लिखकर भेज रहे हैं। और जाहिर है कि इनकी संख्या जो ग्रामीण भारत में ज़्यादा है, और सर्दी गर्मी और दूरस्थ इलाकों की परवाह किए बिना किस तरह से किसी भी भाषा में पता लिखा हो, ये कोशिश करते हैं कि पत्र पहुंच जाए, संदेश आपको मिल जाए। और हमारे कार्यक्रमों में खास तौर से आपके पत्रों का बड़ा महत्व रहा है। और हम आपको बता दें अपने दोस्तों को कि हमारे यहाँ तो एक बिटिया आती हैं, तो हम कह सकते हैं लेडी डाकिया कह सकते हैं, या कन्या डाकिया कह सकते हैं। तो अब ये भी नहीं अछूता रहा क्षेत्र की जहाँ पर क्षेत्र में महिलाएं ना हो। और हमने उनका आपको जो साक्षात्कार भी सुनवाया है कार्यक्रम में, आपको जरूर याद होगा कि किस तरह से हमने, जब एक टैक्सी ड्राइवर और इस तरह से हमें लगता है कि कुछ शायद कुछ ऐसा खास दिन था जब हमने, या विश्व महिला दिवस था या कब था, तो हमने उनसे बातचीत भी आपको सुनवाई है, आपने जरूर सुनी होगी। तो ये जो है हम लोग इन सब चीज़ों का तो ख्याल रखते ही हैं, और हमारे साथी भी इस तरह से अपनी जानकारियां देते हैं। लेकिन जो हमने पहली बूझी थी, तो उसको एक बार और, हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। अच्छा तो ये पहली है, एक परख है सुंदर मूरत जो देखे वो उसी की सूरत। एक परख है सुंदर मूरत जो देखे वो उसी की सूरत, फिक्र पहली पाई ना बोझन लागा आईना। तो भाई सबने बताया कि वही मूरत वही सूरत तो आईने में ही दिखती है। और हमारे बहुत सारे फेसबुक पर जो जवाब आ रहे हैं उसमें यही लिख रहे हैं लोग, तो बिल्कुल सही आपका जवाब है। और जो दूसरी हमने बूझी कि एक कहानी जग्गो रानी गई ताल के पास, पानी में डुबकी मारे पूंछ हमारे पास। तो हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं गगरी और रस्सी। बात ये भी सही है, लेकिन इसका एक और जवाब है। आपको कुएं तक नहीं जाना पड़ेगा, हमारे घर के और हमारे घर के अंदर की बात है। तो हम कार्यक्रम के अंत में बताएंगे, तब तक वो और खोजते भी रहें और हमसे जुड़े भी रहें। जी। और क्योंकि हम जरूर इसका जवाब बताएंगे। एक और है, वैसे हम नहीं कहते ये गलत है, ये भी बिल्कुल सही है कि उसकी पूंछ हमारे पास होती है। तो आप जुड़े रहिए हमसे, हम बताएंगे जरूर। और जो हम प्रादेशिक सेना दिवस की बात कर रहे थे, तो आज है प्रादेशिक सेना दिवस, जो 9 अक्टूबर सन 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। तभी से ये मनाया जा रहा है, और इस सेना में बड़ी संख्या में जवान शामिल होते हैं। प्रादेशिक सेना में जिन युवकों को अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उन्हें होता है, वो उन्हें अवसर प्रदान करती है। भारतीय सेना की एक इकाई और सेवा है ये प्रादेशिक सेना। इसके स्वयं सेवकों को प्रतिवर्ष कुछ महीनों का कह लीजिए सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे जब कभी भी देश को जरूरत हो वे देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम अंग्रेजी की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रादेशिक सेना से नहीं समझ पाते, तो इंडियन टेरिटोरियल आर्मी इसको कहते हैं, टेरिटोरियल आर्मी। और ये इस तरह से हमारे और समय में काम आती है। और इसमें कोई भी कुछ ऐसे कोशिश करते हैं कि प्रशिक्षण दिया जाए जो सामान्य तरह से हैं, नागरिक हैं, इसमें शामिल होने योग्य हों, या जिनकी इच्छा होती है कि हम कुछ और करते हुए भी ये करें, और शरीर सौष्ठव उनका ऐसा रहता है, यानी वो फिट रहते हैं, तो वो इसमें शामिल हो जाते हैं। इसमें भी चिकित्सक का परीक्षण किया जाता है, यानी सेहत देखी जाती है। फिर जैसा कि कह रही हो तो मंजरी, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, सीमा भी है, आयु सीमा भी निर्धारित है। वहीं सेवानिवृत्त सैनिकों और सामान्य लोगों को इसमें छूट भी मिलती है। बिल्कुल, और उनके कार्य निर्धारित किए जाते हैं, और जो वो कार्य करते हैं उसके बाद उनको वेतन वगैरह भी मिलता है। और देश सेवा से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता है। और जब देश में कुछ आपदाएं आती, जैसे आती रहती, बाढ़ है, भूकंप आदि है, वहाँ पर ये सैन्य यूनिट को भेजा जाता है सेना की मदद के लिए, सिविल प्रशासन की मदद के लिए भेजा जाता है। और समुद्र तट की रक्षा और हवा मार यूनिटों की व्यवस्था करना, ये बहुत सारे कार्य हैं इसके जो विभाग द्वारा बताए जाते हैं। उस तरह उन दलों को वो कार्य करने पड़ते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा सितंबर 1948 में पारित प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के अनुसार भारत में अक्टूबर 1949 में स्थापना की गई इसकी। और जाहिर है कि जैसा कि बता रही हो कि संकट काल में और इस तरीके की प्राकृतिक आपदाओं के समय ये हमारी मदद करती हैं। और एक बात और है कि आंतरिक सुरक्षा, यानी जब अंदर में कुछ इस तरीके के दंगे होते हैं, उपद्रव होते हैं, तो उस तरह में ये अपना दायित्व ले लेते हैं आगे आकर, और इस तरह से जो हमारी नियमित सेवा है उनको मदद कर देते हैं। और नवयुवकों को इस तरह से देश सेवा का भी मौका मिलता है, जिसको जज्बा हो वो आ सकते हैं। और आयु सीमाएं 18 से 35 वर्ष है, और इसमें
कुछ और जी। लोग भी आ सकते हैं इस तरह से, तो एक तरह से कहा जाए कि प्रादेशिक सेना बहुत ही अच्छा है, जिससे मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी करना चाहते हैं देश के प्रति कुछ, तो वो आगे आकर के अपना योगदान जी दे हाँ। सकते हैं। सिविल प्रशासन की सहायता करते हैं, समुद्र तट की रक्षा जी। और हवा मार यूनिटों की व्यवस्था करते हैं। आवश्यकता होने पर, जैसे हमने पहले भी कहा, कि जो सेना की यूनिट है उनकी भी व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह से समय पर क्या होता है कि जितने लोग सामान्य तौर पर हैं हमारे सेना में, उनका सब कुछ देखते हुए इतने ज़्यादा लोगों को भर्ती करना मुश्किल होता है, क्योंकि जी। आपदा जिस समय आती है उस समय बहुत अधिक संख्या में लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल। और उस समय प्रादेशिक सेना बल जो है वो हमारा पूरी तरह से कंधे से कंधा लगाकर सेना को मदद करता है। तो इस तरीके की बहुत सारी और भी यूनिट हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है, और हमें इसके बारे में बच्चों को बताना चाहिए, जी। और कोशिश करना चाहिए कि जब मौका मिले तो हम इससे जुड़ जाएं या लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। और देशभक्ति की एक बात और जब आती है मंजरी, तो ये लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं कम से कम उसको ईमानदारी से करें, बिल्कुल। कर्तव्यनिष्ठ होकर करें, और अधिकारों से ज्यादा हम कर्तव्यों की बात करें तो बेहतर है ना। बिल्कुल सही बात है। और चलिए इसी पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। प्यारा सा गीत नहीं, उससे पहले तो ये बता दें कि आज कौन कौन सा व्यंजन बताने वाली हैं आप। हाँ, आज बहुत सारे व्यंजन हम बहुत सारे हैं ना। हाँ बहुत सारे व्यंजन लेके आए। जैसे नाम क्या क्या है? जैसे है मेथी मटर मलाई। और जब मलाई की बात कर रही हैं तो हम मलाईदार रबड़ी बनाएं वो भी बता सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर अच्छा? सकते। क्या बात और है? हम बताएंगे इंस्टेंट कलाकंद, फटाफट बन जाने वाला कलाकंद। तो फिर मूंग दाल का हलवा भी बिल्कुल। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें बताना ही है, और हम इसके साथ साथ रायता भी बताएंगे आज, मतलब पूरी थाली हम लोग। हाँ, रायता भी बताएंगे, और ग्वार फली की ढोकली भी बताएंगे जो राजस्थानी डिश है, बहुत पसंद की जाती है वहां पर। और इस तरह से क्या है, आज तो पूरी थाली सजने वाली है। थाली सजने वाली है, ये बात तो है। लेकिन वहीं और एक और चीज छूट गई मैम। क्या? रेणु जी, एक नान की रेसिपी है, आलू नान की है, वो भी मैंने लिखी है। मतलब वो जो नान होगी वो हम रायता के साथ खा लेंगे। जी तो हाँ। हमारी सखियां, हमें उम्मीद है कि एक छोटा सा जब हम ब्रेक लेंगे अभी, तो उस समय थोड़ा सा कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगी। लेकिन एक क्षमा मांगने की जो बात होती है उसमें हम अक्सर कहते हैं कि हमें क्षमा मांग लेना चाहिए, और दोहा भी है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, यानी कि बच्चे जो हैं वो थोड़ी शैतानी करते हैं, लेकिन बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि वो क्षमा कर दें। तो इसका मतलब केवल ये नहीं है कि जो बड़े हैं सिर्फ वो क्षमा करें, बल्कि सभी लोग कर सकते हैं क्षमा। हाँ। तो मांग सकते हैं एक दूसरे से, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, और इसमें किसी बात की शर्म भी नहीं होनी चाहिए। और ये रिश्ते को बहुत ही प्यार से सहेज कर बना कर रखने के लिए चीजें बनी है, जिनको हम कहते हैं, तो हमारे जो आपस के मन मुटाव है वो दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो दूर हो जाते हैं, तो हमें उसका बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ये मत सोचिए कि जो बड़ा है वही क्षमा मांगे, या जैसे जो है वो क्षमा करे, बल्कि अगर आप छोटे हैं तो भी अगर आप क्षमा कर देते हैं तो आप बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से इन चीज़ों को देखना होगा। लेकिन यहीं पर हम एक लेते हैं छोटा सा अंतराल और मिलते हैं उसके बाद।
कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हम में ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरस के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अक्सर मुझे याद आता है, इस दिल को चुपके वो तड़पाता है। जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है। ओ पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो जिसे दिल से वो तुमसे ना रूठे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है जो ये कारवां, गूंजी सी है ये वादियां, है ये जमीन ये आसमां, है ये हवा है ये समा। हर रास्ते ने हर वादी ने हर पर्वत ने सदा दी, हम जीतेंगे
हम जीतेंगे हर बाजी। कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन। भाई ये बात तो है कि जब कदम से कदम मिलते हैं और कंधे से कंधे मिलते हैं जी। तो सब हिल जाते हैं। सब हिल जाते हैं और जोश में भर जाते हैं हमारे हाँ, जवान। लेकिन हमारे श्रोता जब हमसे जुड़ते हैं तो हम तो बड़ी खुशी से भर जाते हैं, जी। है ना। बहुत अच्छा लगता है। और हमारे बहुत सारे श्रोता जो हमने दूसरी पहेली बूझी थी उसका जो जवाब इन्होंने लिखा है। हमारी एक सखी कह रही हैं कि जब कढ़ाई में हम पकौड़ी डालते हैं तो जो झरनी होती है जिससे हम चलाते हैं, अच्छा। वो भी इसका जवाब है। बिल्कुल सही है वैसे तो, कि एक कहानी जग्गो रानी गई ताल के पास, पानी में डुबकी मारे पूंछ हमारे पास। लेकिन बहुत हद तक आप पहुंच गई हैं, ये भी है सही, बिल्कुल सही है। लेकिन एक और जवाब है जो हम कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। आप रसोई घर तक तो पहुंच ही गए हैं, हम भी पहुंच जाएंगे जवाब लेकर। और क्या बताने जा रही हो मंजू जी? मंजरी मेथी मटर मलाई बताने क्या जा बात रहे है? हैं। तो सखियां तैयार है तो सामग्री सखियों नोट कीजिएगा। 250 ग्राम मेथी के पत्ते लें, डंडी हटा करके आप उसको साफ कर लें। मटर के दाने आधा कप, 3 टमाटर, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 काजू। अच्छा, इन सबको नहीं, एक बार फिर से बताइए। मेथी हो गई, मेथी की पत्तियां लेनी है हमको, और मटर के दाने आधा कप लेना है जी। और इसके बाद हमें लेना है 3 टमाटर, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक, 3 टमाटर, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 काजू। 10 से 12। और अच्छा। इन सबको जो 3 टमाटर से लेकर के चीजें हमने बताई, उन सबको मिला करके आपको मिक्सी में इसका पेस्ट बनाकर अलग रख लेना है। किन किन चीजों का? टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा और काजू। हाँ, इन सबको पीस लेना है एक इनका साथ। सबको पीस के अलग रख लेना है जी। और क्रीम हमें लेनी है, इसमें आधा कप लेनी है क्रीम। अच्छा। और 2 बड़े चम्मच तेल रखना है अपने पास। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर लेना है, नमक अंदाज से लेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साबुत गरम मसाला लेना है। आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया जाएगा और 2 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 6 काली मिर्च के दाने। अगर आपको साबुत गरम मसाला नहीं लेना है तो आप रेडीमेड जो मसाला बना आता है पाउडर वो ले सकते हैं, लेकिन साबुत जो हमने गरम मसाले बताए, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये जो हमने बताया है, इसको आप ऐसे दरदरा कूट कर डालते हैं तो इसकी महक अच्छी आती है, ताज़ा होता है। जाहिर है कि आप तुरंत जब इसको कूचते हैं और उसके बाद डालते हैं पीस कर दरदरा, तो बहुत स्वाद आ जाता है, उसका खुशबू ही अलग होती है। लेकिन ये जो भाई है ना मंजरी, जितनी चीजें बता रही हैं कुछ ज्यादा है। 3 हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा और उसके संग 8 काली मिर्च और उसके संग थोड़ी लाल मिर्च भी। आप इसमें थोड़ा कम ज्यादा कर सकती हैं। वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिसको तीखा नहीं हम पसंद तो कम करेंगे। ठीक है जी। और इसमें डालनी है 1 चुटकी हींग लेनी है, इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा लेना है और आधा छोटा चम्मच चीनी। चीनी यहाँ पर आपकी इच्छा अनुसार है, आप पसंद करते हैं तो चीनी डालिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप हटा सकते हैं। जी। अब इसकी विधि है कि मेथी की पत्तियों को अच्छे से धो लेना है और उसको महीन महीन काट कर अलग रखना है। एक बर्तन में आधा कप पानी उबालने के लिए रखिए, उसमें मेथी और मटर दोनों को साथ डालकर आप उबाल लीजिए। और जब वो गल जाए हल्का सा मटर, तो आप निकाल कर उसको अलग रख लीजिए। बिल्कुल, मटर गल जाएगी तो आप समझिए कि मेथी के पत्ते तो वैसे ही बहुत नाजुक होते हैं, गल चुके होंगे। जी। और अब आपको एक पैन गैस पर चढ़ाना है, उसमें थोड़ा सा तेल डालना है, जीरा, हींग, उसमें धनिया पाउडर, टमाटर का पेस्ट डालेंगे जो हमने पीसा तैयार किया था, जिसमें कि अदरक, हरी मिर्च और हमने काजू डाला था। जी। और तेल छोड़ने तक उसको भूनना है। इसमें लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला जो कुटा हुआ है वो डालेंगे। अगर आपको वैसा पाउडर डालना है बाजार वाला, वो डाल दीजिए। जब मसाले आपके अच्छे से भून जाएंगे तब उसमें आप क्रीम डालिएगा और आधा चम्मच चीनी जो हमने आपको बताया है अपने अनुसार, और इसमें नमक डाल देना है। और इसमें अब मेथी और मटर जो हमने उबाले थे वो डाल देने हैं और इसको थोड़ी देर ऐसे चलाना है। और उसके बाद उसमें आधा कप पानी डालकर ढक करके उसको 2 से 3 मिनट पकाना है। और इसकी आंच आपको इस समय धीमी रखनी है। और इस तरह से आपकी मेथी मटर मलाई
तैयार है। और जो आधा कप पानी की बात की मंजरी, अगर आपने जिस समय मटर और मेथी उबाला था उसमें अगर पानी है तो अब इस समय मत डालिएगा। वो आपको अंदाज से देखना होगा कि आपको कितना उसमें रसीला है कितना नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कभी आपने बहुत पहले उसमें ज़्यादा डाला है तो आप इसमें फिर से डाल दें कि मंजरी ने कहा था तो अब डालना है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और मेथी मटर का पानी जो है इस जगह यहाँ पर ये भी एक है टिप कि मेथी मटर का जो उबालते समय पानी है उस पानी को भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो कड़वा होता है। तो अगर किसी को पसंद है वो वैसा खाना तो वो डाल सकता है, अदरवाइज उसको पानी को हटा देना, आप दूसरा पानी ले सकते हैं उस जगह। ये इसकी अच्छा, खास तो बात। भाई इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपको कड़वा नहीं पसंद है या आप किसी खास मेहमान को बुला रही हैं तो आप उस पानी को अलग रख लें, उसमें आटा गूंद लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं। तो उसको फेंके बिल्कुल नहीं, और कम पानी में या तो उबालें, और उसके साथ साथ आप इसमें जो क्रीम डाल रही हैं, मलाई डाल रही हैं, उससे बराबर हो जाएगा, संतुलन आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पानी डालना है, कड़वा नहीं करना है, तो सादा पानी डाल लीजिएगा। जी। और क्या बता रही हैं आप? और अगली रेसिपी हम सोच रहे हैं, अब आप बता दीजिए। अच्छा, ऐसा तो मलाई ही चलता रहेगा। चलिए ठीक है। मलाई दार झटपट रबड़ी किस तरह से बनाते हैं? आधा लीटर दूध गाढ़ा ले लें, यानी कि पहले से उसको खूब अच्छी तरह से उबाल लें। आपको इसके लिए सामग्री जो चाहिए उसके साथ साथ 2 ब्रेड बड़ी ले लें, और जिसके किनारे हटे हुए हों। आधा कप मिल्क पाउडर चाहिए इसके लिए, बादाम काजू पिस्ता कटा हुआ आधा कप, चीनी शक्कर यानी कि 2 बड़े चम्मच, इलायची आधा चम्मच पाउडर होगा, और वहीं आपको आधा चम्मच देशी घी भी चाहिए। अब ये सामग्री जब आपने एक तरफ रख ली तो ब्रेड के किनारे निकाल कर मिक्सी में पीस लें। बहुत ज़्यादा महीन मत करिएगा, थोड़ा दरदरा रखिएगा। अब गैस पर पैन को चढ़ा लें और उसमें दूध डाल लें। दूध जब अच्छी तरह से उबलने लगे, खूब थोड़ा सा गाढ़ा ही हो जाए, तब अच्छे से उसमें ब्रेड क्रम्स डाल दें, यानी जो चूरा है उसको डाल दीजिए। और धीरे धीरे, जाहिर है कि जब आपने ब्रेड डाला है तो ये गाढ़ा होने लगेगा, और दूध जब गाढ़ा हो जाए तो इसमें आधा कप मिल्क पाउडर डाल दें। मिल्क पाउडर ध्यान रखिएगा कि कुछ मिल्क पाउडर ऐसे होते हैं जो ठंडे पानी में अच्छे से घुलते हैं, और कुछ गर्म पानी में। तो आप देख लीजिएगा कैसा है, उसमें गुलठी ना पड़े, और इस तरीके से करें कि उस अच्छे से मिल जाए। उसके बाद आधा कप पानी में से घोलकर दूध में डालकर मिला लें, खूब अच्छे से मिला लें। फिर 2-3 मिनट तक इसको अगर आप उबलने देंगे तो जाहिर है ये गाढ़ी होने लगेगी। और अब इसमें जो हमने बताया था मिक्स कटे हुए मेवे डाल दें, जो अलग अलग जिसकी जो पसंद हो डालें। और फिर उसके बाद शक्कर 2 बड़े चम्मच डाल दें, इलायची पाउडर डालेंगे सबसे अंत में, और आधा चम्मच देशी घी भी डाल देंगे तो उसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और उसके बाद अब तो गाढ़ी होने के बाद उसको निकाल लें आप, और ठंडी करके पहले बाहर रखें, फिर आप इसे फ्रिज में रख सकती हैं। और उसके बाद ठंडी ठंडी अगर पसंद है तो ठंडी ठंडी ही आप परसें, और अगर आप उसके साथ साथ इमरती जलेबी या कुछ है उसके साथ ऊपर डाल के भी आप खा सकती हैं। सजा दी थाली हाँ, में। घेवर के ऊपर भी इसको डाला जा सकता है। तो रबड़ी तो है, आप सादी भी खा सकते हैं, और वैसे भी बहुत तरीके से सजा के खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। तो सखियां तैयार करेंगी। बिल्कुल। तो सजाने की बात आई तो हम अपने कार्यक्रम को भी थोड़ा सा सजा देते हैं और एक अच्छा सा गीत सुनवा देते हैं। बोलो बोलो नहीं रीत नहीं नहीं डोरी डोरी नहीं गोरी। वो कौन है जग जिससे डरता है? वो कौन है जग जिससे डरता है? जागता
चकोर, नहीं दिया, दिया नहीं पिया। जीत न तू पाएगा, जो होगा देखा जाएगा, अरे जीत न तू पाएगा। जो होगा देखा जाएगा। बात बता एक राजा, रानी सब कुछ पूछ ले आजा। वो कौन है, 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 जो ऐसी होती है। दिल तड़पता है उसका और आँख रोती है। बोलो बोलो हवा, नहीं, घटा, आहा हुआ, नहीं, याद। याद नहीं, फरियाद। वो कौन है, वो कौन है, एक उलझन होती है। वो कौन है, वो कौन है, एक उलझन होती है। दोस्त अगर आती है लेकिन दुश्मन होती है। बोलो बोलो रात, नहीं, घात, बारात, नहीं, निशानी। नहीं, जवानी। भेद जरा ये खोलो, अति बोलो जी कुछ बोलो, भेद जरा ये खोलो। बोलो बोलो जी कुछ बोलो। प्रेम पहेली बूझो, पूछो ये जी कुछ भी पूछो। वो कौन है, 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 परदेस जाती है। प्रेमियों के लेके वो संदेश आती है। बोलो बोलो लगन, नहीं, किरण, नहीं, पवन, मिट्टी। मिट्टी नहीं, चिट्ठी। वो कौन है, वो कौन है, सबको समझाता है। वो कौन है, वो कौन है, सबको समझाता है। रास्ता खुद अपने घर का भूल जाता है। बोलो बोलो धारा, नहीं, तारा, नहीं, इशारा, नहीं, दीवाना। दीवाना नहीं, अनजाना। भाई कौन है, वो कौन है, वो कौन है, लेकिन अब कौन सा हम खास व्यंजन बताने जा रहे हैं? बिल्कुल। अब फिर हम एक मीठा बता देते हैं। हाँ, क्या बात है। इंस्टेंट कलाकंद है, तो इसकी सामग्री है, झटपट बनने वाला कलाकंद है, अच्छा। मीठी रेसिपी है। इसकी सामग्री है पनीर 500 ग्राम, मिल्क पाउडर 2 बड़ा चम्मच, इलायची पाउडर, कंडेंस मिल्क 400 ग्राम और
घी थोड़ा सा लेना है, देसी घी, और सजाने के लिए पिस्ता बादाम महीन कटे हाँ, हुए जो लेना भी है। आपको जी, मेवे चाहिए जी। और इलायची पाउडर अपने अंदाज से आधा चम्मच के आसपास। और इसकी विधि है, पनीर आपको लेकर के हाथ से मसल लेना है। इसमें 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालना है और 400 ग्राम के आसपास कंडेंस मिल्क इसमें डालना है और इलायची पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिला लेना है। अच्छा। अब एक पैन जो है उसको गैस पर रखना है और सारी सामग्री जो पनीर वाली है जो हमने मिक्स करी थी वो डालकर धीमी आंच पर उसको पकाना है। गाढ़ा होने तक उसको पकाते रहना है। और ऊपर से थोड़ा सा बाद में हम और इलायची पाउडर डालेंगे जिससे और सुगंध आए। और एक ट्रे में बटर पेपर लगाना है, उसके ऊपर चिकनाई लगानी है और उसके ऊपर ये जो हमने मिश्रण जो हमारा गाढ़ा हो जाएगा उसको हम फैला देंगे और फैला के थोड़ी देर इसको बाहर रखेंगे। उसके ऊपर से मेवे डाल देंगे और उसके बाद जब ये बाहर नॉर्मल हो जाएगा तब आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और बाद में आप बर्फी के कलाकंद के आकार में आप इसको शेप में काट लेंगे। तो इस तरह से आपकी एक क्या बात है, ये तो बहुत ही आसान है जी। और हमने कहा आसान सी रेसिपी लेके चलते हैं। ऐसा। किचन में बहुत काम करना पड़ता है ना सबको, इसलिए लेकिन भाई बूंदी के रायतों का क्या, वो तो बहुत आसान है वो भी जी। लेकिन उससे पहले अगर नान बता दिया जाए तो। नान बता दे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि थाली पूरी सज जाएगी, है क्या ना? बात है। तो नान जो है आलू मसाला नान, तो इसमें चाहिए हमें 2 कप मैदा, 1/4 कप दही, 1 छोटा चम्मच शक्कर और आधा छोटा चम्मच हमें चाहिए मतलब 1/4 चम्मच करीब हमें बेकिंग सोडा भी चाहिए और 1 टेबल स्पून तेल और गर्म पानी चाहिए, है ना? और इसके साथ बाउल में हम मैदा ले लेंगे, अच्छा करेंगे कि उसको छान लेंगे पहले, तो थोड़ा सा उसमें और हवा आ जाएगी तो अच्छे से फूलता अच्छे से है। फिर उसमें दही, नमक, सोडा और चीनी डालकर और उसमें उसी समय हम तेल मिला देंगे जो हमने 1 टेबल स्पून तेल लिया था, यानी 1 बड़ा चम्मच उसमें मिलाकर थोड़ा गर्म पानी डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नरम गूंथ लेंगे और हाथ में भी 1 चम्मच तेल लगाकर आटे को गूंथेंगे ताकि उसमें थोड़ा सा और मोयन आ जाए और उससे मैदा आपके हाथ में चिपकेगा नहीं। और इसे 5 मिनट तक अच्छे से गूंथते रहेंगे, फिर ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे, लेकिन ढककर ऐसे रखेंगे कि जहाँ पर मैदा है उससे कम से कम 3-4 इंच ऊंचा वो ढक्कन हो आपका। और जब आप उसको रखें भी तो उसमें ऊपर से अच्छे से तेल लगा दें ताकि उसमें सूखे नहीं। और इस तरह से जब रख देंगे तो उसको आधे घंटे रखने के बाद खूब अच्छे से उसमें थोड़ा सा उसमें फूलापन आ जाएगा। फिर उसके बाद भरावन के लिए सामग्री तैयार कर लेते हैं। 2 बड़े उबले हुए आलू ले लें। उबला हुआ आलू जब होगा तो उबाल लें पहले, उसका तो उसको मसल लें, उसमें नमक अंदाज से डाल लें, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल लें, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर यानी खटाई के लिए, लाल मिर्च अंदाज से, फिर हरी मिर्च डाल लें 2 या 1 जितना आप खाते हो उस हिसाब से, और 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया कटा हुआ पत्ता ताज़ा, और सारी चीज़ें डालकर मिला लें। भरावन तैयार है। अगर आपको पसंद है तो इसमें बहुत लेकिन अच्छे से बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक होना चाहिए। अब क्या करेंगे कि ये भरावन आपका अलग से तैयार हो गया। अब मैदा तैयार है आपका। आधे घंटे जब हो जाए तो उसके बाद आप निकाल लें मैदे को। सादा तवा गैस पर रखें, एक आटे की जैसे हम लोई बनाते हैं, गोली बॉल बनाते हैं, उसे लें और सूखे मैदे को लगाकर बेल लें पूड़ी के आकार में और इसमें आलू का मिश्रण भरकर गोल कर लें इसे। फिर हल्का मोटा ही बेलें आराम से, बहुत अच्छे से इसको कहते हैं ना कि जो हम बेलन जैसे इस्तेमाल करते हैं, तो पूड़ी जब हम बेलते हैं तो खूब दबा के बेलते हैं, लेकिन इसको आप हल्के हल्के बेलन लगाकर बेलती रहें, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मतलब ताकत न लगाएं। और फिर पानी में लगा लें, एक तरफ नान के एक तरफ पानी लगा लें और पानी वाला जो तरफ है साइड है उसको तवे पर डाल दें और इस तवे को उल्टा करके गैस पर सेक लें और सिक जाने पर इसको पलट लें और इस तरह से दूसरी तरफ भी सेक लेंगे और जाहिर है कि उसको उतार कर आप बटर लगा कर खा सकती हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है। और अब हम लोग क्या करते हैं बस खा लेते हैं ऐसा। बिल्कुल। लेकिन अब हमारे कार्यक्रम का चूंकि समय समाप्त हो रहा है तो आज हम सखियों से ले लेते हैं इजाजत। रायता हम फिर कभी बताएंगे। तो सखियों से लेते हैं विदा, दीजिए इजाजत। तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली